A very good morning, good afternoon and good evening whenever you are watching me on your screen. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में खेले गए सेकेंड टेस्ट मैच के बारे में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि इंडिया ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सीरीज में 1-0 से पीछे थी और ये सीरीज सिर्फ 2 मैच की सीरीज थी। दैट मीन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि आइदर ये इंडिया मैच जीत जाए ताकि पॉइंट्स इक्वल बढ़ जाए या फिर एटलीस्ट ड्रॉ करवा ले। अब यहाँ पर होता ही है कि अगेन साउथ अफ्रीका यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करती है और ये पिच कंपेरेटिवली कलकत्ता से काफ़ी बेटर थी। तो यहाँ पर जो थर्ड फोर्थ या फोर्थ फिफ्थ डे पे था वहाँ पे स्पिनरों को काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला था। अब यहाँ पर होता है कि स्टार्टिंग के 4 बैट्समैन का आप स्कोर देखो तो 40 प्लस 30 प्लस आपके स्कोर्स हुए थे। दैट मीन्स आपके स्टार्टिंग के 4 बैट्समैन ने अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डे में और एंड ऑफ द डे में 250 रन के आसपास बन चुके थे और ये लग रहा था कि यदि इंडिया नेक्स्ट डे अच्छी बॉलिंग करेगी तो 300 सवा 300 में साउथ अफ्रीका निपट जाएगी, विच इज सफिशिएंट स्कोर उस पर्टिकुलर पिच को ध्यान रखते हुए। बट होता ये कि मुत्तुस्वामी एंड देन फिर मार्को यान्सन जो कि लोअर डाउन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। इनफैक्ट मुत्तुस्वामी यहाँ पे शतक मारते हैं और 90 प्लस का स्कोर मार्को यान्सन बनाते हैं और पूरी टीम का टोटल लेके चले जाते हैं 489 रन्स पे। दैट मीन्स वो पर्टिकुलर पिच को ध्यान रखते हुए एक अच्छा स्कोर साउथ अफ्रीका यहाँ पे गेन कर लेता है। बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बुमराह, कुलदीप, इन सभी ने अच्छी बॉलिंग की। बट हाँ, जो लास्ट के 3-4 विकेट थे मार्को यान्सन, मुत्तुस्वामी, इनको लेने में उन्हें काफ़ी टाइम लग गया जिस कारण स्कोर काफ़ी बड़ा हो गया। अब जब सेकेंड इनिंग आती है तो यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडिया एटलीस्ट 400 450 रन बना ले ताकि लीड कम हो जाए एंड देन फिर थर्ड और फोर्थ इनिंग में देखा जाए कि साउथ अफ्रीका कैसे परफॉर्म करती है। बट यहाँ पे अगेन इंडियन बैटिंग लाइनअप डिसास्टर होती है, स्पेशली फर्स्ट विकेट की अच्छी पार्टनरशिप के बावजूद इंडिया यहाँ पे 201 रन पे ऑल आउट हो जाती है और यहाँ पे स्पेशल बॉलिंग परफॉर्मेंस आती है मार्को यान्सन की तरफ से। दैट मीन्स उन्होंने फर्स्ट इनिंग में 90 प्लस का स्कोर भी किया और यहाँ पे 6 विकेट भी लेकर गए। दैट मीन्स स्पिन डोमिनेटिंग पिच पे भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, कई बॉलरों को उन्होंने बाउंसर से फंसाया और यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया की पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो गई। 201 रन होने के बावजूद यहाँ पे साउथ अफ्रीका फॉलो ऑन दे सकती थी, बट वो चाहते थे कि यहाँ पे हम इंडिया को बताएं कि ये पिच खेलने लायक है, सिर्फ आपकी टीम्स में कमी है। और यही होता है, साउथ अफ्रीका वापस बैटिंग करने आती है, अगेन एक अच्छी बैटिंग करती है, 260-270 रन बनाती है 5 विकेट पे, जहाँ पे क्रिस्टन स्टफ भी 94 रन बना लेते हैं और जैसे ही वो आउट होते हैं टेम्बा बमुआ उसे डिक्लेयर कर देते हैं। 550 रन के इस विशाल रन को चेस करना 1.5 दिन में इंडिया के लिए इम्पॉसिबल था। जब इंडिया फोर्थ इनिंग में बैटिंग करने आती है तो यहाँ पर लग रहा था कि एटलीस्ट आप ड्रॉ करवा लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट मैच। बट यहाँ पे अगेन यही होता है, इंडिया के विकेट्स वापस से गिरना चालू हो जाते हैं एंड आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि ऋषभ पंत को किस बेसिस पर आप क्रेडिट देते हो कि भाई ये तो ऐसे ही प्लेयर है। इस बार सिचुएशन ये थी कि आप डिफेंस करें, बट आप आई डोंट नो क्यों, मतलब यदि गाबा के मैच के बाद से आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि वो क्यों उस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझते नहीं। स्पेशली इस मैच में तो वो कैप्टन भी थे, यहाँ पे यदि वो रुक के खेलते तो शायद दूसरे प्लेयरों को भी सपोर्ट मिलता। तो आप गौतम गंभीर को ब्लेम कर रहे हो, उससे पहले आपको ब्लेम ये भी करना पड़ेगा कि यहाँ पे ऋषभ पंत भी सिचुएशन एंड कंडीशन को देख के नहीं खेलते हैं। साथ ही साथ केएल राहुल, आपने इतने मैचेस उनको दे दिए हैं बट कभी भी बड़े मैच में, कभी भी इंपॉर्टेंट मैच में उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा है। यदि देखा जाए, आप कोई भी फाइनल्स उठा लो, वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं रहता है। आप बीच में एक इनिंग खेल लेते हैं और फिर आप बोलते हैं कि हमारा कमबैक हो गया, देन वापस से 5-6 मैच आपके वैसे ही जाते हैं। ओके, इसके अलावा आप कभी ये भी चेक नहीं करते कि केएल राहुल को हर पोजीशन पे खिला के भी चेक कर लिया है। ओके, तो आप इन दो प्लेयर को भी इक्वली ब्लेम करो जितना आप गंभीर को करते, क्योंकि गंभीर की प्रॉब्लम है, क्योंकि गंभीर जितना ईगोइस्टिकली हर चीज़ को बयान, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, इसके पहले के भी उनके बयान देखे होंगे कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, धोनी के क्रेडिट पे बोलते हैं, स्पेशली तब जब धोनी ने कभी भी आज तक ये नहीं कहा है कि भाई मैंने वो मैच जिताया, या फिर धोनी ने 2019 के बाद जब उन्हें रनआउट के ऊपर ब्लेम किया गया तो उन्होंने आज तक ये आके नहीं बोला कि भाई ये मैं ब्लेम लेता हूँ या मेरे कारण हुआ या मेरी गलती थी या फिर मेरी गलती नहीं थी। मतलब उन्होंने वो चीज़ को न्यूट्रल रखा और उन्होंने छोड़ दिया कि जो पब्लिक को जजमेंट करना है वो करे। बट आप हमेशा उन्हें ब्लेम करते रहे और जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है तो आप कहते हो कि भाई मैं तो वही कोच हूँ जिन्होंने आपको एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी। दैट मीन्स यू आर ऑल्सो वांट कि मुझे क्रेडिट मिले सिर्फ विनिंग मैचेस का और लॉसेस का नहीं मिले। अब यहाँ पे बात करें तो इंडिया अगेन 140 रन पर ऑल आउट हो जाती है और यहाँ पे हार्मर अगेन
काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। अब मैच की समरी देखा जाए तो इंडिया 400 प्लस रन से हारती है। ओके, ये इंडिया की बैक टू बैक इंडिया में होम कंडीशन में सीरीज लॉस होती है, दैट मीन्स वाइट वॉश होता है। मैच लॉस भी नहीं, या फिर 1-0 से भी इंडिया नहीं हारती, यहाँ पे 2-0 मतलब पूरी सीरीज के पूरे मैच इंडिया हारती हुई आ रही है पिछले 2 सीरीज से। आप जो जीत रहे हैं वो जीत रहे हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और इस टाइप की टीम के अगेंस्ट में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि क्या गौतम गंभीर यहाँ पे रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे, या बीसीसीआई कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि उनके ही कारण टीम में काफ़ी माहौल खराब हो रहा है। ये क्लियरली दिखता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट सीरीज का ब्लेम तो पूरा रोहित शर्मा और कोहली पे चले गया, बट इस मैच में यदि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे ऋषभ पंत, इसके बाद आपके केएल राहुल एंड देन फिर आपके गौतम गंभीर, ये तीनों को आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि वाई आपका ऐसा परफॉर्मेंस नहीं आता है। अब देखा जाए तो इंडिया का जो नेक्स्ट टेस्ट मैच है या टेस्ट सीरीज है वो नेक्स्ट ईयर आफ्टर द वर्ल्ड कप और इनफैक्ट आफ्टर द आईपीएल। तो ये चीज़ को दबा दिया जाएगा या इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप पूरा टीम का कॉम्बिनेशन बिगाड़ चुके हैं। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि टेस्ट में टेस्ट स्पेशलिस्ट को खिलाया जाए, प्रॉपर बैट्समैन, प्रॉपर बॉलर। यहाँ पे ऑलराउंडर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, आपके पास 1 या 2 ऑलराउंडर हो चलता है, बट आप पूरी ही टीम को ऑलराउंडर बनाने जा रहे हो। स्पेशली आपने नीतीश कुमार रेड्डी को रखा तो आप उनसे बॉलिंग करवाओ ना, ठीक है नहीं आएगा उनसे परफॉर्मेंस चलेगा, बट एटलीस्ट बॉलिंग कराओ, उनको बैटिंग में ऊपर भेजो। साथ ही साथ आप वॉशिंगटन सुंदर को बॉलिंग नहीं देते हो पूरी, आप उनकी बैटिंग भी पूरी फ्लक्चुएट करते हो। तो यदि आप ऑलराउंडर पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हो तो आपको उनको खिलाना भी है, उतने बॉलर्स बॉलिंग करवाओ, उतने ओवर्स करवाओ, इतनी बैटिंग करवाओ, देन जाके आप बोल सकते हो कि हाँ हमने ऑलराउंडर खिलाया और वो परफॉर्म किया या नहीं कर पाया। आपने पूरा बैटिंग ऑर्डर सफल करके रखा हुआ है, किसी टीममेट को ये नहीं पता कि वो कौन से नंबर पे उतरेंगे, कौन से नंबर पे नहीं उतरेंगे, या कौन से मैच में खेलेंगे, कौन से मैच में नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बीसीसीआई यहाँ पे स्टेप इन करें, चेक करें कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है टीम में, क्या कोच गंभीर पूरी टीम को पपेट बना के घुमा रहे हैं या कुछ अलग ही चल रहा है। क्योंकि लास्ट पीसी में भी सुधांशु कोटक आकर गौतम गंभीर को सेव करते हुए दिखे, तो यहाँ पे जरूर कोचिंग स्टाफ और टीम के बीच में एक डिफरेंस दिख रहा है जो बीसीसीआई को सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, और उसे सॉल्व करके इंडिया को वापस से, क्योंकि अभी 2 सीरीज हुई है, आने वाली सीरीज अब चैलेंजिंग हो गई क्योंकि आपको अवे सीरीज भी खेलनी है और आप होम सीरीज हार चुके हो, पूरे पॉइंट्स दे चुके हैं साउथ अफ्रीका को आपको पूरा कवर करना पड़ेगा बाहर की सीरीज में। तो बीसीसीआई शुड टेक स्टेप्स इन और उनको यहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व करनी चाहिए।